हाय, आज हम लोग 2007 पेपर का फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर? नहीं, सब टेम्परेचर में कांस्टेंट नहीं रहता है। वेरीज एज टी क्यू एट लो टेम्परेचर, द लो टेम्परेचर है। वेरीज टी एट ऑल टेम्परेचर, ये दोनों ही नहीं होगा। Remains constant only at low temperature. Our option D is correct. Okay. Now next question क्या दिया हुआ है? In a given medium, the polarizing angle is 60 degree. So polarizing angle IP is given 60 degree. Okay. Then the critical angle for this medium will be. हम लोगों को फाइंड करना है IC क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? और क्रिटिकल एंगल में कब होता है? जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है? साइन आई सी इक्वल्स टू 1/μ। सो हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना पड़ेगा। सो कैसे फाइंड करेंगे? हमारा आईपी दिया हुआ है, आईपी से हम लोग इजीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू tan IP, इट मीन्स tan 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। सो इधर हो गया 1/√3। सो इधर तुम करोगे आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√3 करोगे तो ये निकलेगा तुम्हारा एंगल। डिग्री में निकालोगे तो रेडियन में आएगा, डिग्री में निकालो 35 डिग्री 60 मिनट। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जस्ट कैलकुलेटर यूज करो और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? कंप्लीट साइकिल में वर्क डन 0 होता है। एक कंप्लीट साइकिल में टोटल वर्क डन एफ डॉट डी आर 0 होता है। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एफ डॉट डी आर जब 0 होगा, सो स्टोक बाई यूजिंग स्टोक्स थ्योरम कर्ल ऑफ एफ भी 0 होता है। ओके, फॉर कंजर्वेटिव क्लोज इंटीग्रेशन देखो, क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर टोटल इज 0 फॉर कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के लिए नॉन जीरो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 0.05 टेस्ला। ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है एक अल्फा पार्टिकल। हम लोगों को फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम क्या आता है? P इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इनटू चार्ज दैट इनटू रेडियस आर। तो हम लोगों का इधर B कितना है? 0.05 और Q कितना होता है? Q का अल्फा पार्टिकल में 2 तुम्हारा प्रोटॉन रहता है। तो हीलियम होता है, हीलियम अल्फा पार्टिकल में। तो तुम लोगों का चार्ज कितना होगा? 1.6 का डबल कितना होता है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ओके, दैट इंटू आर। यहाँ हम लोग को सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर होगा। तो 0.1 तो हम लोग करेंगे तो ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻21 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, तो और कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If an external force starts acting on a moving particle, if an external force starts acting on a moving particle पे act कर रहा है, okay? Which of the following is essentially not true? कौन सा essentially not true होगा? कौन सा? The पार्टिकल विल कीप मूविंग। ये एक्सटर्नल फील्ड पे मूव कर रहा है मतलब नहीं पार्टिकल हरदम मूव करता चले जाएगा, ये एसेंशियल नहीं है। स्टॉप भी हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड कहीं चेंज होगा तो। ओके, दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या है? ए मैन ऑफ मास m1 going to skates with velocity u1 collides with another man m2 moving with velocity u2 in the same direction. Okay, so same direction में एक का मास m1 एक का मास m2 है और दोनों का वेलोसिटी u1 एंड u2 है। ओके, आफ्टर कॉलिशन both of them stick together. After collision both of them stick together. Okay, now m1 plus m2 total mass हो गया and move with a common velocity, same velocity से move कर रहा है with a common velocity. Find the ratio of m1 is to m2 for maximum loss of kinetic energy. मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब होगा तब तुम्हारा रेशियो 1:1 रहेगा, सेम मास का होगा। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होगा तब सेम मास होगा, तभी ये पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरिथमेटिक 17.8 3.11 इज, we multiply this we get this, but as a result of experimental measurement the best way to express, हम लोग कैसे बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जस्ट हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इस रिजल्ट को बेस्ट वे में? जस्ट समझने के लिए 3 4 5 4 और जस्ट इसे हम लोग 55.4 बोल देंगे। ओके, this question must contain the minimum number of significant figures in component measurement, so product will be expressed as 55.4. okay, now next question देखते हैं। cobalt 57 is radioactive emitting beta particles, the half life is 270 days. okay, half life है 270 days, तो 270 days में हाफ हो जाता है। If 100 mg of this is kept in a open container, the mass of cobalt 57 after 554 days, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। हम लोग का पहले था 100 mg, सो आफ्टर 270 डेज क्या हुआ? ये हाफ हो गया, हाफ लाइफ है, सो 50 mg हो गया। नाउ again 270 days आफ्टर क्या होगा? 25 mg। सो हम लोग का टोटल कितना डेज हुआ? 554। सो आफ्टर 554 डेज क्या हो गया? 25 mg रिमेन इन द कंटेनर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From a 200-meter high tower, okay, one ball is thrown upward with the speed 10 meters per second. Another is thrown vertically downward at the same speed simultaneously. The time difference of their reaching the ground will be nearest to.
क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया क्या बोला है? जस्ट इजी क्वेश्चन. Suppose this is our tower and you are throwing a ball. One is in the upward direction, in the velocity 10 meter per second, and again a ball thrown in the downward direction 10 meter per second. Okay. So time difference पूछा है. तो टाइम डिफरेंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. क्या होगा? एक्स्ट्रा कौन सा टाइम लगेगा? ये ऊपर वाला बॉल जो अपवर्ड थ्रो हुआ, जो इतना देर जाके इस पोर्शन में फिर वापस आने में जितना टाइम लगेगा वही एक्स्ट्रा टाइम है, वही होगा हमारा टाइम डिफरेंस. सो कितना टाइम लगेगा? सपोज इधर से ऊपर जाने में, इधर से थ्रो किया, जस्ट ऊपर किया, ऊपर जाने में दिस पोर्शन क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा और सपोज t1 टाइम लगा. ओके. सो हम लोगों को मालूम है इक्वेशन से v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, माइनस at. ए मतलब इधर g एक्सेलरेशन, दैट एक्स डाउनवर्ड, g इंटू टी, इधर t1. सो इधर वेलोसिटी 0 है, तो t1 बिकम्स u बाई g. u कितना है? 10 और g भी है 10, सो 1 सेकेंड. तो ऊपर तक जाने में हम लोगों को टाइम लगा 1 सेकेंड. सो ऊपर से नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा t2 2 सेकेंड. सो टोटल टाइम कितना लगा इस पोर्शन पे आने पे, दोनों बॉल सेम लेवल पे आने पे? t1 प्लस t2 मतलब 2 सेकेंड. सो एक्स्ट्रा 2 सेकेंड लगा. जो बॉल ऊपर थ्रो किया था वो इधर से ऊपर जाके फिर डाउन इधर आके आने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड. और इधर से दोनों बॉल ही सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. सो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड. ओके, दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हुआ है? ए बॉम्ब ऑफ मास 3 so a bomb दी है mass 3 kg explodes in air into 2 pieces. Okay, one is 2 kg, another is 1 kg. The smaller mass goes at speed 80 meter per second. The energy released in the explosion as kinetic energy is in kilojoule. तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी निकालना है. तो स्मॉलर मास का वेलोसिटी दिया हुआ है. ओके, पहले एक बॉम्ब है वो एक्सप्लॉइड हो रहा है. ओके, एंड एक्सप्लॉइड इनटू 2 पार्ट, 2 पीसेस. एक का मास m1 और एक m2. ओके, इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हम लोगों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. m1 v1, इसका वेलोसिटी सपोज v1 और इसका वेलोसिटी v2. ओके, इधर ठीक है, v1 एंड v2. सो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 बाय मोमेंटम कंजर्वेशन. सो हम लोगों को निकालना है स्मॉलर मास का दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड. सो सपोज स्मॉलर मास m1, इसका मास है 1, दैट इंटू 80 इक्वल्स टू m2 कितना है 2, दैट इंटू v2. सो इधर से हम लोग को v2 मिल गया 40 मीटर पर सेकेंड. हम लोग को अभी काइनेटिक एनर्जी निकालना है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी
जस्ट हम लोगों को पता है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, दोनों के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा v2 स्क्वायर। जस्ट करो, हाफ कॉमन ले लिया, m1 कितना है 1, दैट इंटू 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 स्क्वायर। ये करने पे हम लोगों को मिलेगा 4800 जूल, और हम लोगों को पूछा है कि इन किलो जूल, सो 1000 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 4.8 किलो जूल। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नो इशू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। Threshold wavelength of certain metal is lambda naught. Light of wavelength slightly less than lambda naught is incident on the plate. So plate पे आया slightly less than lambda naught. Okay, it is found that after some time the emission of electron stops. Then the correct statement be. कौन सा correct होगा statement? Okay. यहाँ होगा the ejected electron experience retarding force due to development of positive charge on the plate. So इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, डेवलप होगा प्लेट पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स, मतलब स्टॉपिंग फोर्स, जिसके ओके रिटार्डिंग फोर्स मतलब जो अपोज करता है। ओके, सो इधर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले, सो इधर पॉजिटिव चार्ज प्लेट में डेवलप होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स एक रिटार्डेशन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटी ए बी सी, तीनों क्वांटिटी मेजर करता है, द एंड एक्स इज कैलकुलेटेड फॉर्म ऑफ x is given in form of ABC in the way. Okay, A B by C cube. If maximum percentage of A B C are 1%, 1% and 2%, okay, the maximum percentage error in X is quite easy. So delta X by X, percentage error in percentage, if we calculate, just delta A by A plus delta B by B प्लस C क्यू है, इसलिए हम लोगों को 3 सामने आ जाएगा, 3 डेल्टा C बाई C। ओके, हम लोग सब परसेंटेज में कैलकुलेट करें। इसके लिए कितना 1, इसके लिए 1 और C के लिए 2%, सो 6, सो कितना हो गया टोटल 6 plus 2 8%. So our option A is correct. Okay, now next question देखते हैं, two beams of light having intensity I and 4i. Okay, so intensity I1 and I2 is given I and 4i. Okay, intervenes to produce a fringe pattern on a screen. एक स्क्रीन पे फ्रिंज पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है। इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज पाई बाई 2 एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट बी, ओके, तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक जगह पाई बाई 2 और एक जगह पाई। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए एंड बी, ओके, दोनों टू बीम्स जब इंटरफेयर करता है तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है आई डैश इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर I1 I2 cos phi. Phi is the phase difference. Okay, now at point A पे देखते हैं क्या होता है। at point A, okay, at point A, at A, I A, okay, टोटल इंटेंसिटी कितना होगा I
प्लस I2 कितना है 4I2 इंटू रूट ओवर 4I स्क्वायर। सो इधर से क्या निकलेगा 2I निकलेगा एंड cos पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है 0। ओके, सो कितना आया 5I। नाउ एट B कितना होगा IB कितना होगा I प्लस 4I प्लस 2 इंटू 2I cos पाई। इधर देखो पाई फेस डिफरेंस है एट पॉइंट P पे। cos पाई का वैल्यू कितना होता है -1। सो कितना हुआ I प्लस 4I इट बिकम्स 5I माइनस 4I। सो हुआ I। नाउ इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, सो डिफरेंस कितना होगा IA माइनस IB इज 4I। सो आवर ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए कन्वर्जिंग लेंस इन ऑप्टिक्स। कौन सा ट्रू नहीं होगा। ये देखो ए पैरेलल रे टू द ऑप्टिक एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है। ए रे ओरिजिनेटिंग at the focus is bent parallel to the optic axis, ये भी सही है। an object placed at the focus has image at infinity, ये भी सही है। a ray through the center of the lens is bent parallel to the optic axis, ये तो सही नहीं है। so our option D is correct। okay, now next question देखते हैं। A particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle। पार्टिकल का वेलोसिटी में से परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। एक प्लेन में मोशन होगा। इट फॉलोज दैट क्या होगा, its velocity is constant, its acceleration is constant, its kinetic energy is constant। कौन सा constant रहेगा, its kinetic energy constant। क्योंकि देखो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो उसका चेंज मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को मालूम है हाफ mv²। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इधर यूज हो रहा है, सो इधर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव द सेम कैपेसिटेंस, दोनों का सेम कैपेसिटेंस है C। वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 और अदर इज V2। द नेगेटिव एंड ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड टूगेदर। सो नेगेटिव एंड को एक साथ कनेक्ट कर दिया। व्हेन द पॉजिटिव एंड आर ऑल्सो कनेक्टेड, और पॉजिटिव एंड को भी कनेक्ट कर दिया, देन द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कॉम्बाइंड सिस्टम। तो कितना होता है डिक्रीज इन, ऐसा किया तो हाफ C इक्विवेलेंट दैट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को, हाफ CV² हम लोग को मालूम है पोटेंशियल में। इधर क्या होगा C पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर। ओके, यही चेंज होगा। इधर C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट इज होता है C1 C2। जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2। सो इधर कितना होगा, दोनों ही C है तो C² बाई 2C। सो C² बाई 2C मतलब C/2, मतलब C/2। तो इधर पुट करो C/4 V1 माइनस V2 इज होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, C। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू अर्थ, एक रेफरेंस फ्रेम अर्थ से अटैच है, सो वो क्या इनर्शियल फ्रेम होगा या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, क्योंकि अर्थ एक रिवॉल्विंग बॉडी है, ओके, इसलिए हम लोगों का फ्रेम नॉन इनर्शियल होगा, कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, एक रोटेटिंग बॉडी है इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन बॉम्बार्डमेंट ऑफ U-235 by slow neutrons, 200 megavolt energy is released, ओके, बॉम्बार्डमेंट में 200 megavolt एनर्जी रिलीज हुआ। व्हेन पावर आउटपुट ऑफ एटॉमिक रिएक्टर, पावर आउटपुट दिया हुआ है 1.6 मेगावाट, देन द रेट ऑफ फिशन विल बी, रेट ऑफ फिशन हम लोगों को पूछा है, ओके ना। हम लोगों को मालूम है आउटपुट पावर फैक्टर्स दिया हुआ है और हम लोग को एनर्जी दिया हुआ है, सो एनर्जी को एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेंगे तो कितना रेट पे तुम्हारा फिशन हो रहा है हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। जस्ट n इक्वल्स टू P बाई E, ओके, पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय एक में कितना रिलीज होता है बॉम्बार्डमेंट में, ओके ओके सॉरी, तो पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय तुम्हारा एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, पावर फैक्टर कितना है, P इज 1.6 मेगावाट, ओके, तो मेगावाट, और ये कितने मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में दिया है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, सो हमें भी इसे मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को मालूम है, सो इलेक्ट्रोवोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जस्ट 1/6 डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन चार्ज डिवाइड करो, सो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट बिकम्स 10⁻⁻19 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो हमारा एटॉमिक पावर रिएक्टर का पावर आउटपुट दिया हुआ है +19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +19 डिवाइडेड बाई 200, सो हमारा रेट ऑफ फिशन होगा 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 आएगा, 5 इंटू 10⁻16, ओके, पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ओके, पर सेकेंड और पर सेकेंड, ठीक है, इतना होगा। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉयड लाइज बिटवीन, कहाँ रियलाइज करता है, मार्स एंड जुपिटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, वन कैन नॉट सी थ्रू फॉग बिकॉज, हम लोग क्यों फॉग के अंदर से नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट स्कैटर्ड हो जाता है बाय द ड्रॉपलेट ऑफ द इन फॉग, फॉग में जो ड्रॉपलेट रहता है, वाटर ड्रॉपलेट और मॉलिक्यूल, सो उधर लाइट स्कैटर हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं देख पाते, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके।